क्वेश्चन शुरू करते हैं ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस ए ब्लूइश ग्रीन कलर्ड फ्लेम ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इज। ये बच्चों एक टेस्ट होता है, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस टेस्ट के बारे में। क्या टेस्ट? तो हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ये ब्लूइश ग्रीन फ्लेम देगा। एक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन हो गया। बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H है, बेंजल्डिहाइड हो गया। एनिलीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बेंजीन के साथ एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एनिलीन। बेंजोइक एसिड कहते हैं हम अगर बेंजीन पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तब हम इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब ये जो टेस्ट है ब्लूइश ग्रीन कलर्ड फ्लेम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस कॉपर, ये बच्चों क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए टेस्ट होता है, हेलोजन का एक ये टेस्ट। क्या करते हैं हम इस टेस्ट में एक कॉपर वायर यूज करते हैं। एक कॉपर वायर को बुनसन फ्लेम पर सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, बर्न करते हैं। एक फ्लेम होती है, बर्नर होता है स्पेशल टाइप का जिसको हम बुनसन बर्नर बोलते हैं। बुनसन फ्लेम पर इस कॉपर वायर को हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड बना लिया जाता है। फिर हम उस कंपाउंड में जहां हेलोजन होने के चांसेस हैं, Cl, Br, आयोडीन होने के जहां चांसेस हैं, उसमें इसको डिप कर देते हैं कॉपर वायर को। कॉपर वायर को डिप करने पर यह कंपाउंड इस पर लग जाएगा, यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। जब यहां पर थोड़ा सा कंपाउंड इस पर चिपक गया तो फिर हम दोबारा से बुनसन फ्लेम पर इसको बर्न कर, जब बुनसन फ्लेम पर बर्न करेंगे तो ये कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर वायर में तो कॉपर ही है सारा, और जो क्लोरीन यहां से क्लोरोबेंजीन में लगा हुआ है, इसमें जो क्लोरीन लगा हुआ है ये इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2। कॉपर का जो क्लोराइड बनता है ये नजर आता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम पर नजर आता है। तो ये ओवरऑल जो टेस्ट है ये टेस्ट कहलाता है बेल्स्टेन टेस्ट। बेल्स्टेन टेस्ट हम किसे बोलते हैं? कॉपर वायर लिया हमने, उसको बुनसन फ्लेम पर बर्न किया, फिर उसको जिस कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होने के चांस थे उसमें डिप कर दिया। फ्लोरीन ये टेस्ट नहीं देता है। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सस्पेक्टेड कंपाउंड थे उसमें डिप करने के बाद कॉपर वायर पर ये कनेक्ट हो जाएगा, लग जाएगा, थोड़ा सा उस पर टच हो जाएगा। फिर हम दोबारा से बर्न करते हैं तो कॉपर इस क्लोरीन से रिएक्शन करके कॉपर का क्लोराइड बना देता है जो बर्न होता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम के साथ। दैट मींस ब्लूइश ग्रीन फ्लेम तब इवॉल्व होगी या अपीयर होगी जब कहीं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन प्रेजेंट। तो ब्लूइश ग्रीन फ्लेम रेस्ट्रिक्टेड है क्लोरीन के लिए, इसलिए ये बेल्स्टेन टेस्ट में क्लोरोबेंजीन यहां कंफर्म होगा। दैट मींस इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ए। बाकी में तो ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में, एसिड में तो ऑक्सीजन है, एनिलीन में तो नाइट्रोजन है, क्लोरीन नहीं है। जिन कंपाउंड्स में क्लोरीन होता है वो ये टेस्ट पॉजिटिव दे। तो फाइनल आंसर हुआ हमारा बच्चों इसमें ए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मॉइस्ट Ag2 गिव्स। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। इसको हमें रिएक्शन करना है मॉइस्ट Ag2O के साथ। ये सिर्फ Ag2O नहीं है, ड्राई नहीं है, ये मॉइस्ट है, वाटर के साथ अवेलेबल है। ये जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? इन 4 में से कौन सा बनता है? अल्कोहल बनता है या ईथर बनता है या एल्केन बनता है या एल्कीन बनता है? तो हमें इसकी थोड़ी सी डिटेल देखनी पड़ेगी रिएक्शन की। जो मॉइस्ट Ag2O होता है वाटर से Ag2O रिएक्शन करने के बाद बना लेता है AgOH, जो कि एक वीक बेस होता है। इसमें OH नेगेटिव अवेलेबल होते हैं। Ag2O ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है, वाटर है, दैट मींस इसमें अब वाटर Ag2O से रिएक्शन करने के बाद AgOH बना लेगा। AgOH एक वीक बेस है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। OH नेगेटिव जो प्रोड्यूस ये करता है ये RCl से जाकर के OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा। OH नेगेटिव क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, RX में X ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण R पर चार्ज है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हेलोजन लीविंग ग्रुप की तरह से एक्ट करते हैं, ये हेलोजन यहां से हट जाएगा। OH नेगेटिव कार्बन पर आकर के, कार्बन पॉजिटिव पर आकर के रिएक्शन करेगा। फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा अल्कोहल होना चाहिए। और X नेगेटिव ये जो अलग हटा
ये Ag पॉजिटिव के साथ AgX की फॉर्म में प्रेस अलग से बना देता है। अल्कोहल हमें इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट मिला। हाँ, अगर इसमें ड्राई Ag2 होता तब अल्कोहल इसमें प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा अल्कोहल। फाइनल आंसर हमें इन चार में से अल्कोहल करना चाहिए। ए हमारा फाइनल आंसर का। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड इन द कन्वर्जन ऑफ ROH अल्कोहल इनटू RX अल्काइल हैलाइड। ये डिफरेंट टाइप के हेलोजन एसिड गिवन है, HCl, HBr, HI, HF। तो इसमें हमें ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। देखो रिएक्शन कैसे करता है। जब कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है तो अल्कोहल हेलोजन एसिड कई सारे टाइप के, HCl है, HBr है, HI है। तो हेलोजन एसिड पहले डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में। दो स्टेप्स हैं इसके। जो H पॉजिटिव है, सबसे पहले ये प्रोटोनेशन देता है इस अल्कोहल का। प्रोटोनेशन दे करके ये कार्बोकैटायन बनेगा। पहले प्रोटोनेटेड एक अल्कोहल मिला ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, ये H पॉजिटिव का वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, ये यहां कंबाइंड हुआ। कंबाइन हो करके इसने प्रोटोनेटेड अल्कोहल दिया। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाटर लूज करेगा। वाटर लूज करके अलग हो गया ये H2O लीविंग ग्रुप की तरह से, R पॉजिटिव बना। इस R पॉजिटिव पर यहां X नेगेटिव ये जो भी हेलोजन है आकर के रिएक्शन करे। अब ये तो जैसे मैंने रिएक्शन आपको बता दिया कि यहां पर मान करके SN1 टाइप रिएक्शन मान करके मैंने कर लिया। अगर R कोई ऐसा है कि जो प्राइमरी है, दैट मींस जो SN2 टाइप रिएक्शन देगा, तब हमें ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी। लेकिन H पॉजिटिव तो फिर भी रिएक्शन करेगा। तो हमारा सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देता है। दैट मींस ये HX जो मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं, एक HF हो सकता है, ये एक HCl होता है, ये एक HBr होता है, ये एक HI होता है। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा प्रोटोनेशन देगा। अगर इन चार एसिड्स में हम चेक करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं HI की सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ, फिर उससे कम थोड़ा सा एसिड होता है HBr, HCl और भी वीकर एसिड होता है इन सब में, चारों में, और HF सबसे वीकर एसिड होता है। तो प्रोटोनेशन सबसे ज्यादा HI देगा ROH का, और OH का हटना HI के केस में सबसे ज्यादा आसान होगा। तो I नेगेटिव दूसरी तरफ अच्छा अटैकिंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा है I नेगेटिव, तो I नेगेटिव ही रिएक्शन कर पाएगा R पॉजिटिव पर। हम सीधा इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं हेलोजन एसिड की एसिड स्ट्रेंथ से। एसिड स्ट्रेंथ HCl की HI की सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा आयोडोनेशन देगा। HF सबसे मुश्किल से रिएक्शन करेगा, इसलिए क्योंकि ये सबसे वीकर एसिड है। तो आप इसमें सब में चेक करो कि HI सबसे ज्यादा कहां दिया है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है HI। फिर उसके बाद HBr उससे वीकर HCl एसिड है, सबसे वीकर एसिड HF है। हमारा आंसर बच्चों यहाँ बी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम डिसाइड करते हैं बी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज हायर देन प्रोपेनॉल ड्यू टू। ग्लिसरॉल देखना पड़ेगा कि क्या होता है, इसकी डेंसिटी डिसाइड करनी है। ड्यू टू वैन डर वाल इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। चार में से बताना है किस कारण से ग्लिसरॉल की डेंसिटी ज्यादा होती है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो बड़ा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है और उस पर एक OH लगा हुआ होता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम ही होते हैं और हर एक कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा होता है। तो अगर ग्लिसरॉल में के 2 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन देखा जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने के लिए हमें पोलर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। एक ऐसा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से लगा हो। ये पोलर हाइड्रोजन है। ये पोलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में केपेबल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, बना सकता है। इस वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर भी दूसरे के साथ, दूसरे पोलर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पोलर हाइड्रोजन के साथ। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ग्लिसरॉल में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, नजदीक
नजदीक आ जाएंगे ये मॉलिक्यूल के, अगर एक दूसरे के नजदीक आ गए तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरी बात, इसका मोलर मास भी बहुत ज्यादा है। मोलर मास ज्यादा होने के का क्या कारण है? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें थी, प्रोपेनॉल में तो एक ही ऑक्सीजन है। तो हम अगर कंपेयर करें प्रोपेनॉल को एंड ग्लिसरॉल को, तो प्रोपेनॉल में तो एक ही पोलर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ यहां एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कर पाएगा, और बाकी मोलर मास का कम है। जबकि ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी इसकी ज्यादा होगी, इसके बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण ज्यादा हो। तो हमें तो लेकिन यहां सिर्फ डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी के लिए हमें जो प्राइमरी फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना। दैट मीन्स बच्चों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा बी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड। अमोनिया को इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करना है। यील्ड डाइमिथाइल अमीन बनेगा, या इथेन बनेगा, या टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, या मिथाइल अमीन बनेगा। अब डाई इथाइल अमीन क्या होता है? नाइट्रोजन पर दो इथाइल, पहले हम इसके स्ट्रक्चर लिख ले, CH2CH, ताकि हमें क्लैरिटी रहे क्या मॉलिक्यूल हमें बनाना है और क्या इन्होंने दिया हुआ है। एक मॉलिक्यूल इथेन तो होता है, दो कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम जैसे हम लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl लिख लेते हैं, तो NH4 में टेट्रा इथाइल मतलब 4 हाइड्रोजन की जगह 4 इथाइल ग्रुप लिखते हैं। CH2 CH3 में लिखूंगा 4, जब 4 में लिखूंगा तो नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज आयोडीन के साथ या क्लोरीन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है सॉल्ट बनाने के लिए, CH2CH। दैट मींस यहां पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक क्लोरीन नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर, ये टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड का। मिथाइल अमीन जो होता है वो CHNH। अब हम इसे क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश हैं। अमोनिया विद, इस बात की इंपॉर्टेंस है कि यहां इन्होंने एक्सेस दिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी बात। इथाइल क्लोराइड बहुत सारा है, आपके पास जितना चाहो आप यूज करो इथाइल क्लोराइड। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। इथाइल क्लोराइड में अगर लिखता हूं तो कार्बन पर एक क्लोरीन लिख दूंगा। क्लोरीन एंड कार्बन में पोलैरिटी है, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है। क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह से एक्ट करता है, जब ये लीविंग ग्रुप की तरह से हटेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ सब्स्टिट्यूशन, Cl नेगेटिव हटा, कार्बन पॉजिटिव ने नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां से एक H हटा दिया, HCl, दैट मींस माइनस। यहां से माइनस आपने HCl करते हुए एक कंपाउंड पहला लिखा CH3 CH2 NH2, 3 था ना, एक H तो हट गया, ये वाला H गया, एक ये Cl हट गया, HCl बन, तो इथाइल अमीन बना। लेकिन हमें गिवन है एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड, इस बात पे ध्यान देना है। इथाइल क्लोराइड और है, बच गया अभी हमारे पास। ये CH3 CH2 Cl दोबारा से इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इसमें फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये फिर न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन फिर लिविंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर जाएगा। क्लोरीन हटा, कार्बन पर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन करके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया, Cl नेगेटिव, और एक यहां से एक H पॉजिटिव हटके फिर माइनस HCl हुआ, और फिर हमें एक कंपाउंड मिला नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3, और अब दो की जगह एक हाइड्रोजन बचा। इन दो में से एक तो ये HCl की फॉर्म में हट गया ना, एक हाइड्रोजन बचा। फिर दोबारा से, क्योंकि एक्सेस लिया हुआ है, आप जितना चाहो यूज कर सकते हो इथाइल क्लोराइड, फिर से इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, ये Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप की तरह से हटा, कार्बन पोलर है, लिविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव हटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह से इस कार्बन पॉजिटिव पर आकर करते हुए यहां से Cl नेगेटिव और नाइट्रोजन से H हटकर 3 इथाइल ग्रुप आ गए, यानी ट्राइथाइल अमीन बन गया एक। ये जो ट्राइथाइल अमीन बना है, फिर इसमें नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर है जो कि कंसिडरेबली बेसिक। अब ये एक बार और, क्योंकि हमें एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड गिवन है, इथाइल क्लोराइड फिर से ये रिएक्शन करेगा इस टर्शरी अमीन के साथ, क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह से हटते हुए नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां कार्बन पर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन देगा। ये सब एसएन रिएक्शन हुए हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए, लेकिन इस बार हटने के लिए नाइट्रोजन के पास H नहीं, तो अब ये न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब इधर आया तो पॉजिटिव रहा, हटने के लिए न्यूट्रल करने के लिए H नहीं है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मींस नाइट्रोजन पर ये 3 इथाइल तो पहले से थे, एक इथाइल ग्रुप और यहां से आ गया, ये नया इथाइल ग्रुप आ गया, ये वाला नया इथाइल ग्रुप ये आया, तो पॉजिटिव
चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये Cl नेगेटिव जो कनेक्टेड है वो रह गया है। ये Cl नेगेटिव क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में मैं अटैच करूं। दैट मींस टेट्राथाइल अमोनियम, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, अमोनियम जब पॉजिटिव होता है तो IUM लगाते हैं, अमोनियम लिखते हैं, क्लोराइड। जैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड लिखते हैं, ऐसे टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड हम लिख दिया। दैट मींस ये वाला जो मॉलिक्यूल मैंने फाइनल बनाया ये C पार्ट है जो हमारा आंसर है। इस जब हम अमोनिया को एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट मिलता है। कई सारे स्टेप्स में मिलता है, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए। इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा C। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। ये क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर आइसोमेरिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल इज। ये 3 अल्कोहल का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। प्राइमरी ज्यादा दिया है, कहीं पर टर्शरी ज्यादा दिया है, कहीं पर सेकेंडरी ज्यादा दिया। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक सबसे पहली बात यह कि ये आइसोमेरिक अल्कोहल लिखे, ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं है, ये आइसोमेरिक हैं। आइसोमेरिक होने का क्या मतलब है? इनके मोलर मास बराबर हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होगा ना सबका, तभी तो आइसोमर होंगे। मोलर मास बराबर है, दैट मींस जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मोलर मास पर भी डिपेंड करते हैं ना। लेकिन मोलर मास तीनों का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का बराबर है, अलग अलग नहीं है मोलर मास। फिर हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे? जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, एक कार्बन पर टर्शरी अल्कोहल लिखा मैंने OH, CH3 लिया, यहां CH3 लिख दिया, यहां CH3 लिखा, ये एक टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3, CH एंड CH2, CH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। एक मैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लेता हूं, CH3, CHOH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ब्यूटेन 1-ऑल, ये ब्यूटेन 2-ऑल है, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है, और ये 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल है, टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। C4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन की गिनती कर लो, H9 OH, 9 कैसे हो गए? 3 और 2 5, 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन, साथ में OH ग्रुप ये एक लगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही। तीनों आइसोमर हैं ये। इसके अलावा कोई और भी हमारे पास अगर है जो कि आइसोमेरिक है अल्कोहल, लेकिन एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी, तो हम उन आइसोमेरिक अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? अब ये क्वेश्चन आ जाता है। जब अल्कोहल के मोलर मास बराबर होते हैं तब हम उनकी चेक करते हैं ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाएंगे। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं जो ब्रांचिंग किसी आइसोमेरिक अल्कोहल की होती। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल इनवर्सली रिलेटेड विद ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। अब हम चेक करते हैं, यहां सबसे कम ब्रांचिंग है, स्ट्रेट चेन है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है, नॉर्मल कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 सीधी चेन में लगे हुए। यहां पर जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है वहां पर ब्रांचिंग है, ब्रांच आ रही है, तो कुछ ब्रांचिंग हो गई। और इसमें तो ब्रांच कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 की रह गई है, ये मिथाइल ग्रुप आ गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता चला जाता है। यहां ये मॉलिक्यूल श्रिंक कर गया, यहां ये मॉलिक्यूल बड़ा रह गया। जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ऐसे ऐसे ब्यूटेन 1-ऑल के, जब दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे तो इनका सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्स काफी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। दैट मींस अब मोलर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया ज्यादा किसका होगा? जिसमें ब्रांचिंग नहीं है। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका सरफेस एरिया कम है, उसके बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है मॉलिक्यूल का, जो बिना ब्रांच वाला है, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो हमें यहां से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि प्राइमरी क्योंकि ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी के ज्यादा होंगे। सेकेंडरी में कुछ थोड़ी सी ब्रांचिंग हो जाती है, टर्शरी में ज्यादा ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी के, आइसोमेरिक के डेफिनेटली जब मोलर मास बराबर होंगे तब की बात ये हो रही है। तो प्राइमरी के सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे कम सेकेंडरी के, सबसे कम टर्शरी। अब इसमें हम चेक कर लेंगे कौन सा आंसर। पहले ही वाला देखो, ये प्राइमरी के सबसे ज्यादा दिए हैं, फिर से यही तो ऑर्डर हमने डिसाइड किया है। तो हमारा आंसर बच्चों इसमें फाइनली आ जाएगा ए हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर
टू अंडरगो, इनमें से चार में से कौन सा SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है या अल्फा एलिमिनेशन है या रेसिमाइजेशन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात रही है, कौन सा प्रेफर। अब उसके लिए हमें देखना होगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा। एलिमिनेशन तो तब आसानी से होता है जब टर्शरी हैलाइड हो, तो ये एलिमिनेशन के चांसेस तो कम हो जाते। रेसिमाइजेशन प्राइमरी पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस कार्बन पर रेसिमाइजेशन हम कराना चाहते हैं उसे कायरल होना चाहिए, और यहां ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी हो। प्राइमरी तो हम उसको कहते हैं जिस पर दो हाइड्रोजन हो और एक हेलोजन लगा हो। दो हाइड्रोजन एंड एक हेलोजन लगा होगा तो ये तो प्राइमरी हो ही नहीं सकता है, तो रेसिमाइजेशन। बात आती है प्राइमरी SN1 देंगे या SN2 सब्स्टिट्यूशन देंगे। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस, हमें ये देखना होगा कि SN1 रिएक्शन क्या हो, SN2 रिएक्शन क्या हो। SN1 रिएक्शन बच्चों वो होते हैं जो दो स्टेप में होते हैं और उन अल्काइल हैलाइड में होते हैं जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है। टर्शरी हैलाइड दो स्टेप में SN1 रिएक्शन देते हैं। ये एक टर्शरी हैलाइड मैंने लिखा। इस टर्शरी हैलाइड से मैंने Cl नेगेटिव माइनस किया। Cl नेगेटिव माइनस करने पर कार्बोकैटायन बनाया। कार्बोकैटायन जो बना ये एक टर्शरी बनने की वजह से स्टेबल कार्बोकैटायन बना। ये स्टेप नंबर 1 है SN1 का। अगर मैं SN1 के स्टेप्स बताता हूं तो स्टेप नंबर 1 किया ये मैंने, कार्बोकैटायन जनरेशन इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज ये जो कार्बोकैटायन बनाया दिस कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। जो भी न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव पर आकर के रिएक्शन करता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट हमें न्यूक्लियोफिलेशन मिल जाता है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। ये फास्ट स्टेप होता है बच्चों, ये स्लो स्टेप होता है। दो स्टेप्स हैं। अब अगर मैं SN1 की बात करता हूं तो SN1 में तो वो हैलाइड मुझे लेने पड़ेंगे जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे, और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है टर्शरी हैलाइड, प्राइमरी तो नहीं बनाता। इसका मतलब मैंने कंक्लूजन निकाला कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड मैकेनिज्म देंगे SN1। अब बात आती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बच्चों तब होते हैं जब कार्बोनियम आयन बन नहीं पाता है। जब कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा तो हमें ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा, और वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट बनकर, जैसे कोई CH3Cl है। अब CH3Cl से अगर मैं Cl हटा देता हूं तो CH3 पॉजिटिव बनेगा, तो CH3 पॉजिटिव तो बहुत कम स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ये इंडिपेंडेंट बन नहीं पाएगा तो दो स्टेप नहीं होंगे, दो स्टेप नहीं होंगे तो SN1 नहीं होगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉलो करेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे यहां इस कार्बन पर आकर के रिएक्ट करता है ऐसे ऐसे Cl साइमल्टेनियसली यहां से रिमूव, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है CH3 से। ये लिविंग ग्रुप की तरह से ये 50% टूट गया बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ 50% बॉन्ड बन गया। ये डेल नेगेटिव लिख दिया मैंने, ये डेल, ये ट्रांजिशन स्टेट बन। कंक्लूजन जो निकलता है इस बात का, ये निकलता है कि जो कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं बना पाते हैं हैलाइड, वो SN2 मैकेनिज्म देंगे। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें गिवन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बारे में बताओ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है RCH2Cl या H, प्राइमरी हैलाइड है भाई। ये तो कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं बना पाता, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा। अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो ये तो अनस्टेबल बनता है, अनस्टेबल बनेगा तो हम इसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म करेंगे। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या होता है? ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है SN2 जो कि ट्रांजिस्टेट बनेगा। कंक्लूजन ये निकलता है क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोनियम आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये मैकेनिज्म देंगे SN2। दैट मींस इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें करना चाहिए B, SN2 रिएक्शन देगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। B इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच। गुड, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Which is the correct increasing order of boiling point of the following compound? ये हमें चार कंपाउंड गिवन हैं, आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। इसके हमें चार ये ऑप्शन बताने। क्वेश्चन में कहीं पर आइडोब्यूटेन का सबसे ज्यादा दिया है, ब्यूटेन का कम दिया है, कहीं पर क्लोरोब्यूटेन ज्यादा दिया है, कहीं पर ब्यूटेन का ज्यादा दिया है। तो हमें पहले इसका रीजन समझ लेना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एक तो ब्यूटेन दिया है जो कि एल्केन होता है, और बाकी के तीन क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन एंड आइडोब्यूटेन ये अल्काइल हैलाइड। ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं, देखो CH3, CH2, CH2,
CH और ये परफेक्टली नॉन पोलर होता है ब्यूटेन, कोई पोलैरिटी इसमें नहीं होती। पोलैरिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है, जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती है ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। एक बात। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट एक बात पर और डिपेंड करता, मोलर मास। अगर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल दो आप, मोलर मास कंपाउंड के ज्यादा हैं, हैवी मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। क्या फर्क पड़ जाता है मोलर मास ज्यादा हो जाने से? जैसे जैसे मोलर मास ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, ऐसे ऐसे वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ते चले जाएं। वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ते चले जाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते चले। एक बात पर और पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ते चले जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते। क्यों बढ़ते चले जाते हैं? एक मॉलिक्यूल छोटा है, एक मॉलिक्यूल बड़ा है। बड़ा मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा वैंडरवाल्स फोर्स लगेगी। वैंडरवाल्स फोर्स अप्लाई होती है सरफेस पर। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैंडरवाल्स फोर्स अप्लाई हो। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन का साइज तो काफी बड़ा होता है, मास भी इसका ज्यादा है और साइज भी इसी का बड़ा है। मास ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड वाले कंपाउंड के ज्यादा आएंगे। सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है एटम का, तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएंगे आयोडाइड वाले कंपाउंड। रही बात बाकी कार्बन एटम की, बाकी कार्बन एटम तो सब में सेम है, यानी हमें एक गिवन है ब्यूटेन, एक गिवन है हमें क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, एक गिवन है हमें 1 ब्रोमोब्यूटेन, एक गिवन है हमें 1 आयोडोब्यूटेन। अब आयोडीन का साइज बड़ा, मास ज्यादा। कार्बन ये तो 4 ही हैं, इसमें भी 4 कार्बन हैं, इसमें भी 4 कार्बन हैं, इसमें भी 4 कार्बन है, ये डिसाइडिंग नहीं है। यहां कुछ तो पोलैरिटी होगी, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। पोलैरिटी की वजह से अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, थोड़े से। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर, हम बोलेंगे एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट कम, अल्काइल हैलाइड के ज्यादा। अब अल्काइल हैलाइड तो 3 हैं, इन 3 में भी आयोडाइड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, 2 कारण की वजह से। एक तो मोलर मास इसका ज्यादा है आयोडीन का, और दूसरा इस आयोडीन एटम का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो जाता है। जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का आना चाहिए, बड़ा एक सिंपल ऑर्डर, ब्यूटाइल आयोडाइड का या 1 आयोडोब्यूटेन का सबसे ज्यादा, 1 ब्रोमोब्यूटेन का उससे कम, 1 क्लोरोब्यूटेन का उससे कम, एंड सबसे कम जिसमें हेलोजन है ही नहीं, यानी ब्यूटेन का कम। ये है हमारा आंसर। अब हम इन चारों में चेक कर लेते हैं। ब्यूटेन सबसे कम, पहले वाला मैंने देख, 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, तो यही हमारा आंसर, यानी ए जो आ रहा है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल रिपोर्ट करेंगे ए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। द हेलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग इज ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट। ये चारों के हमें मतलब समझने पड़ते। रिंग एक्टिवेटर क्या होते हैं, डी क्या। 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं जब बेंजीन पर, देखो मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं शॉर्ट में करके। जब बेंजीन पर कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहीं भी आ सकता है, इधर आ जाए इधर आ जाए, एक ही बात। तो मैं इसको एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां पर मैं इलेक्ट्रोफाइल लिखूं या इधर भेज दूं या ई पॉजिटिव इधर भेज दूं, ये सब सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से बेंजीन पर, तो ये ग्रुप अब डिसाइड करता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि ये कौन सी पोजीशन पर जाए, और इसको नाम देते हैं हम डायरेक्टर। नाम से भी पता चल रहा है डायरेक्ट कर रहा है, दैट मींस डायरेक्शन दिखा रहा है इसको, ई पॉजिटिव। ये ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बेंजीन नहीं। कौन है डायरेक्टर? ये जो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ये ग्रुप। ये कोई भी ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पर भेजेगा, या मेटा पोजीशन पर भेजेगा, या पैरा पोजीशन पर भेजेगा। 2 चांस होते हैं इस ग्रुप के लिए। ये ग्रुप या तो ऑर्थो एंड पैरा को इकट्ठे डायरेक्ट करता है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाता है, या ये ग्रुप कई बार ऐसा भी होता है अगर डिफरेंट है कोई ग्रुप डैश लिख दिया, तब ये मेटा डायरेक्टर भी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की पॉसिबिलिटी है, या मेटा डायरेक्टर हो। कभी भी अकेला ऑर्थो
डायरेक्टर नहीं, ऑर्थो होगा तो उसके साथ पैरा डायरेक्टर जरूर, और अगर मेटा होगा तो ये अकेला। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टर। अब जो भी ग्रुप जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रेजोनेंस करने में कैपेबल हैं। कोई भी ग्रुप है, जैसे ग्रुप इज इक्वल टू OH लिखा, मेरे पास लोन पेयर हो, OCH3 लिख दिया मैंने, जैसे मैंने NH2 ग्रुप लिख दिया, जैसे मैंने कोई SH ग्रुप लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, इन सब के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर वाला कोई ग्रुप अगर है तो ये रेजोनेंस कर सकता है। बेंजीन पर जब रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पोजीशन, फिर दोबारा मैं रेजोनेंस करा दूंगा, इसका रेजोनेंस यहां से नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस करेगा तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं नेगेटिव चार्ज की, दैट मींस ये डिलोकलाइजेशन करते हुए ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव ने फर्दर रेजोनेंस किया, पैरा पर नेगेटिव आया, ये पैरा से फिर रेजोनेंस हुआ, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया। इस केस में जब ये ग्रुप लगा होता है जिसके पास लोन पेयर है, ये पोजीशंस नेगेटिवली चार्ज हैं जिसको हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कह रहे हैं। एंड आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अब यहां क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये नेगेटिवली चार्ज साइट्स हैं, ई पॉजिटिव यहां पर आसानी से आ जाता, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ग्रुप जिनके पास लोन पेयर्स हैं वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स होंगे? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स हो गए OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, Cl ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और भी कोई जिनके पास भी लोन पेयर्स आएगा, एक एक्सेप्शन इसका है एल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं होता लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमें तो एग्जामिन करना है क्लोरीन के बारे में। अब जितने भी ये लोन पेयर वाले ग्रुप्स होते हैं, ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का आना यहां आसान हो जाता है। दो काम कर रहा है ये ग्रुप, एक काम कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आएगा, दूसरा इसको रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिएक्टिविटी क्यों बढ़ाई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया तो एक्टिविटी बढ़ गई। अगर पॉजिटिव चार्ज इन पोजीशन पर क्रिएट करता तो एक्टिविटी कम हो जाती। तो जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, एक क्लोरीन को छोड़कर, एक क्लोरीन अगर हम छोड़ दें, क्लोरीन क्यों छोड़ूंगा वो मैं आपको अभी कारण बताऊंगा, क्लोरीन को छोड़कर जितने भी ग्रुप्स हैं OH, NH2, OCH3, CH3, ये सब के सब ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी हैं एंड रिंग एक्टिवेटर भी हैं। क्लोरीन एक अकेला ऐसा ग्रुप होता है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है लेकिन रिंग की एक्टिविटी को ये कुछ कम कर देता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण हमें जानना हो। ये क्लोरीन रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करके यहां पर नेगेटिव चार्ज ले आता है, ये एक मीजोमेरिक इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं यहां इन पोजीशंस। रेजोनेंस डोमिनेट करता है सभी केसेस में, लेकिन क्लोरीन के केस में रेजोनेंस डोमिनेट नहीं करता। एक और इफेक्ट हो रहा है दूसरा यहां जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इस पूरे बेंजीन रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये इफेक्ट OH में क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्लोरीन में क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि क्लोरीन में रेजोनेंस कुछ पुअर रेजोनेंस हो। पुअर रेजोनेंस क्यों है क्लोरीन में? इसका कारण ये है कि क्लोरीन का ये ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर अवेलेबल है, ये वाला लोन पेयर जो रेजोनेंस करना चाहता है, ये ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन जिसमें लोन पेयर, और इसको हम रेजोनेंस कराना चाहते हैं 2p ऑर्बिटल में। ये 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मुश्किल से रेजोनेंस कर पाएगा, तो पुअर रेजोनेंस है क्लोरीन का। ये बहुत कम नेगेटिव चार्ज दे पा रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अपनी जगह पूरा है, तो रिंग को ये कर तो रहा है डीएक्टिवेट, लेकिन फिर भी कुछ अगर चांस है ई पॉजिटिव के आएंगे तो वो ऑर्थो एंड पैरा ही। तो दो अपोजिट इफेक्ट यहां पर वर्क कर रहे हैं, एक रेजोनेंस, एक इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है क्योंकि क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल का लोन पेयर रेजोनेंस करता है बेंजीन के 2p ऑर्बिटल, कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स, इसलिए पुअर रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली ज्यादा आता है। लेकिन ये
पॉजिटिव चार्ज कुछ कम है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा पर ही होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही क्लोरीन, लेकिन रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा। तो मेरे सारे डिस्कशन से आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है। जब हम क्लोरोबेंजीन को लिखेंगे कभी भी, इस क्लोरीन को मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड रिंग डीएक्टिवेट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इसका डोमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेट मिला करके ये शो करेगा, दैट मींस ये रिंग डी। इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए ये सी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्लोरीन एटम, जो कार्बन से, बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड क्लोरीन एटम है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, रिंग डी है। दैट मींस इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें करना चाहिए सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? एक CH3Cl गिवन है, एक CHCl गिवन, एक H1 है, एक CCl4 गिवन। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट बताना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी का मेजरमेंट है। एक नेट पोलैरिटी हमें पूरे मॉलिक्यूल में नहीं होती। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, जैसे एक तो बॉन्ड का डाइपोल हो, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, ये डायरेक्ट। लेकिन अगर कई सारे बॉन्ड पोलर हैं किसी मॉलिक्यूल, सारे बॉन्ड्स का नेट समीशन, वेक्टोरियल समीशन या वेक्टर सम जो कह देते, ये बोला जाएगा नेट डाइपोल। पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम सारे बॉन्ड की पोलैरिटी या सारे बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर समेशन का, ये रिजल्ट निकलता है। तो जब हम इस CCl4 मॉलिक्यूल को देखते हैं, CCl 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो, जब ये टेट्राहेड्रल है, जिसे मैंने क्लोरीन, अब हमें देखना है कि ये क्लोरीन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डेल नेगेटिव, तो डायरेक्शन बॉन्ड का ये इसका कंट्राडिक्टरी जा रहा है। कंट्राडिक्टरी मतलब इसको कुछ रिड्यूस करने की, तो मैं इस डायरेक्शन, इन दो बॉन्ड्स का एक नेट डाइपोल मैंने निकाला और इन दो बॉन्ड्स का मैंने एक नेट डाइपोल निकाला। क्लोरीन की कार्बन के कंपैरिजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव, और ये दोनों वेक्टर्स एक को नलिफाई, रिड्यूस कर देंगे। दैट मींस कि दोनों सारे एटम बराबर हैं। अगर एक क्लोरीन की जगह बताया और तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता, क्योंकि सब ये क्लोरीन लगे हुए हैं। जैसे मीथेन होता, CCl4 है, CBr4 है, इन सब के नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का टोटल मिला करके वेक्टर समेशन। जब अब हम बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स का, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल का CHCl या CH3Cl चेक करता हूं, ये आपको 3 डायमेंशनल कंसीडर, ये फॉरवर्ड आ रहा है, ये बैकवर्ड है। हाइड्रोजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब चेक करोगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायरेक्ट, कार्बन हाइड्रोजन में जब चेक करोगे तो डायरेक्शन, कार्बन हाइड्रोजन में चेक करोगे तो डायरेक्ट, कार्बन क्लोरीन में जब चेक करोगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये डायरेक्ट। तो जिस डायरेक्शन में ये क्लोरीन है, तो कुछ ये एडिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तीनों एडिटिव इफेक्ट डाल, तीनों हाइड्रोजन मिल करके एक नेट डाइपोल तीनों हाइड्रोजन का आएगा। उसी डायरेक्शन में क्लोरीन का एक वेक्टर आ गया है, तो सबमिशन हो जाए। काफी ज्यादा इसके इफेक्ट आने चाहिए, यानी डाइपोल मोमेंट का नेट मिलाकर हायर। अब हम अगर एक H की जगह यहां एक Cl लगा दे, यानी CH3Cl की जगह मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं क्लोरीन, तो CCl2CH, यानी CH2Cl2 में बनाना। अब ये क्लोरीन इस डायरेक्शन में अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, एक डायरेक्शन ये बॉन्ड डाइप। अब ये जो हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहा था इस वाले डाइपोल को, पहले हाइड्रोजन था यहां, ये इस डायरेक्शन में क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, लेकिन अब क्लोरीन जब मैंने हाइड्रोजन की जगह लगा दिया, तो अब ये अपोजिट साइड में अपनी तरफ ड्रॉ, यानी ये कंट्राडिक्टरी एक वेक्टर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में अभी विड्रॉ। दैट मींस इसका डाइपोल मोमेंट कम होना चाहिए CH3Cl के कंपेयर, CH3Cl से कम होगा CH2Cl2 का, और अगर इसका कम होगा तो CHCl3 का तो और भी कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि Cl ये कंट्राडिक्टरी हो गया, ये इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन। हाँ, अगर ये 90 से कम होता है एंगल, फिर ये एक दूसरे को मदद, लेकिन 90 से ज्यादा होता है ना, 109.5 होता है एंगल, आप इसको कंसिडर। इस सारे डिस्कशन से हम अगर निकालते हैं तो 0 तो CCl4 का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा CH3Cl का, उससे कम डाइपोल मोमेंट आ जाएगा CHCl, से कम डाइपोल मोमेंट आ जाएगा CHCl, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट है 4। हमें तो लेकिन यहां पर बताना है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बच्चों, तो हमारा CH3Cl A पार्ट में आ रहा है, तो इनका हमारा आंसर, फाइनल आंसर आएगा
A. Thank you very much and good luck. Start करते हैं क्वेश्चन. SN2 reaction takes place with retention of configuration, inversion of configuration, racemization, formation of meso compound. ये जो चारों टर्म्स दिए हुए हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एंड मीजो कंपाउंड, ये कायरल कार्बन से रिलेट हैं बच्चे. कायरल कार्बन वो होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है. अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, मीजो कंपाउंड क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, तब जाकर के ये आप कुछ समझ पाओ. जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बन. हम एक एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेकर के SN2 समझ. एक कार्बन है, इस कार्बन पर एक हेलोजन लगा हुआ है जो सब्स्टिट्यूशन देगा SN2 में के साथ. 2 वैलेंसी मैंने पेपर के प्लेन में लिखी है, हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ. एक वैलेंसी में बैकवर्ड लिखता हूँ, एक वैलेंसी में फॉरवर्ड लिख ले. कायरल बनाने के लिए मैंने इसमें अलग अलग ग्रुप लिखे. एक ड्यूटेरियम लिख लिया, एक ट्राइट्रियम लिख, ताकि ये कायरल बन जाए. तभी हम इन्वर्जन को समझ पाएंगे एंड बाकी सारे प्रोसेस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ पाए. जब हम इस मॉलिक्यूल को रिएक्शन करते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो जो कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन कर, अगर ये प्राइमरी होता है या स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने में कैपेबल नहीं है, तब ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है. जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, साइमल्टेनियसली X नेगेटिव देगा और एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी. वो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो मैं लिख करके आप, ये मैंने एक इमेजिनरी प्लेन बना दिया जिसमें ये कार्बन जो पहले टेट्राहेड्रल था उसके 3 ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन, एक ये ट्राइट्रियम और एक ये ड्यूटेरियम, ये एक प्लेन में आ जाएंगे. और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक ब्रोकन लाइन से शो करने का मतलब है कि ये हट रहा है, यहां से आधा बॉन्ड टूटा है. किस फॉर्म में हट रहा है? नेगेटिव फॉर्म में. तो आधा बॉन्ड टूटा तो आधा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज में. साइमल्टेनियसली जैसे जैसे ये यहां से हट रहा है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे यहां पर आएगा, ऐसे ऐसे इसका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का कम होता चला. ये न्यूक्लियोफाइल 1 नेगेटिव ना होकर के फाइनली 0 चार्ज इस पर होने वाला है. बाद में पार्शियल नेगेटिव एक ट्रांजिट स्टेट में मैंने ये एक इंटरमीडिएट बना. फाइनली ये पूरा एक हट कर न्यूक्लियोफाइल, जो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट ये मिले, कार्बन और इसका हाइड्रोजन इस पर पहुंच गया. वापस दोबारा कार्बन था इनिशियली, ये ट्रांजिशन स्टेट में ये प्लेनर बन गया पूरा. एक ये प्लेन में आ रही है वैलेंसी और एक ये चौथा कार्बन. और जब ये न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो गया और X नेगेटिव यहां हट गया, दोबारा से ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा. लेकिन एक ये टेट्राहेड्रल इस तरीके का बनेगा जिसमें ये वैलेंसी बिल्कुल इन्वर्टेड होंगी. क्या मतलब है इन्वर्टेड होने का? ये बात आपको देखनी है कि इन्वर्टेड वैलेंस का क्या मीनिंग. इन्वर्टेड वैलेंस का मीनिंग जो ये, अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम एक साइड आ रहे हैं तीनों, तब ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम तीनों फाइनल प्रोडक्ट अपोजिट हो जाएंगे. इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास अम्ब्रेला हो. ये अम्ब्रेला मैंने थोड़ी परपेंडिकुलर करके लिख, ये अम्ब्रेला है. तेज हवा इधर से चलती है, क्या हो जाएगा? ये फ्लिप करके इन्वर्ट होकर इस तरह से अम्ब्रेला. तो ये प्रोसेस को मैंने नाम दिया इन्वर्जन. होता है ना कभी कभी बारिश जैसे बड़ी तेज हवा चले, अम्ब्रेला इन्वर्ट करे, तो इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन ही बोलते हैं. वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते. वेल्डन इन्वर्जन जो होता है या अम्ब्रेला इन्वर्जन जो होता है वो SN2 रिएक्शन का रिजल्ट है. ये कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ है. ऐसा नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है तो डेक्स्ट्रो से लेवो रोटेटरी बन गया. वो तो मिरर इमेज होते हैं. मिरर इमेज तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो गया, यहाँ पर एक था. तो ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. हमें इसकी अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसके बारे में नहीं पता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो रोटेटरी है. दिस इज नॉट मिरर इमेज. कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो गया. ये 3 वैलेंस के डायरेक्शन अपोजिट हो गए. इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ. रिटेंशन तब होता है जब सेम डायरेक्शन में रहती हैं वैलेंस. कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं. रेसिमाइजेशन होता है जब दोनों बराबर बराबर बनते हैं. 50% डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाए, 50% लेवो बन जाए, ऐसे प्रोसेस रेसिमाइजेशन. और जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो 2 या 2 से ज्यादा और फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, ऐसे मॉलिक्यूल मीजो मॉलिक्यूल. ऐसा यहाँ तो सिंगल कायरल कार्बन. तो इस क्वेश्चन में कभी भी अगर SN2 रिएक्शन कायरल कार्बन पर हो रहा है, अगर कायरल कार्बन नहीं है फिर इसके इन्वर्जन की कोई इंपॉर्टेंट. अगर SN कायरल कार्बन है, हमेशा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा आ जाना बी. थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक. क्वेश्चन देखते हैं. ये द रॉ मटेरियल फॉर रैशिंग प्रोसेस इज क्लोरोबेंजीन है या फिनॉल है या बेंजीन है या एनिसोल है. हमें
रैशिक प्रोसेस देखना पड़ेगा कि क्या होता है। रैशिक प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल हम लेते हैं बच्चों बेंजीन। जब हम इस बेंजीन को रिएक्शन करते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यूज किया जाता है यहां पर, एंड क्यूप्रस क्लोराइड यहां यूज करते हैं हम CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड सॉरी, और टेम्परेचर यहां पर यूज किया जाता है 523 केल्विन पर। जब हम इस मॉलिक्यूल को, इन तीन मॉलिक्यूल्स को मिला करके मिक्स करके हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बच्चों प्रोडक्ट मिल जाता है, और बाय प्रोडक्ट एक मिलता है वाटर। हम इसमें क्लोरोबेंजीन पहले बनाते हैं, ये एक प्रोसेस है। आगे भी होता है ये, अगर हम इसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें हाई टेम्परेचर पर वाटर की प्रेजेंस में ही और इसको हीट करें तो फिनॉल भी बन जाता है। लेकिन हमें तो स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर बताना है, रॉ मटेरियल बताना है बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा। इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर बच्चों है ए, क्लोरोबेंजीन रैशिक प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह से, रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ए इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। द नेम ऑफ रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शन हैं बच्चों जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। फिटिग रिएक्शन, वोट्स फिटिग रिएक्शन, वोट्स रिएक्शन, बिल्कुल तीनों मिलते जुलते। चौथा सैंडमेयर रिएक्शन है, ये तो बिल्कुल अलग। इन चार रिएक्शन में से कोई सा एक रिएक्शन, देखो मैं एक एक करके बता देता हूं। आप तीन रिएक्शन तो ये मिलते जुलते, कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं जो, और उसको रिएक्ट करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथ, सोडियम मेटल से रिएक्ट किया बिल्कुल ड्राई, तो ये वोड्स रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को होते हैं वोड्स। इसमें एल्केन फॉर्मेशन होती है, R सिंगल बॉन्ड R बन जाता है Na, दोनों अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड ये भी अल्काइल। एक रिएक्शन ये हो गया। सेकंड एक रिएक्शन होता है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड ही लेता हूं एक, और दूसरा वाला अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले लेता हूं, साथ यहां बेंजीन आ गया। अब ये एराइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड जब सोडियम एंड ड्राई ईथर पर सेम रिएक्शन कर तो बेंजीन पर एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है। टॉलिन वगैरह बनाने में ये रिएक्शन काम आता है, साथ में NaCl बाय। इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं वोड्स फिटिग रिएक्शन। वोड्स ने एंड फिटिग ने मिल करके ये रिएक्शन किया था, तब हम बोलते वोड्स फिटिग रिएक्शन। अगर हम सिर्फ एराइल हैलाइड यूज और उसमें अल्काइल हैलाइड बीच में ना मिक्स करें, तीसरा एक और रिएक्शन ये होता है, जैसे क्लोरोबेन लिया जो कि में गिवन है, प्लस एक और क्लोरोबेन लिया, मींस 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेन सेलेक्ट की सोडियम की ही प्रेजेंस ड्राई ईथर में ही, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है बेंजीन सिंगल बॉन्ड डाइफिनाइल मिलता है, बाइफिनाइल भी कहते हैं इसको, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को बोला जाता है सिर्फ एराइल हैलाइड फिटिग, सिर्फ अल्काइल हैलाइड वोड्स, एराइल अल्काइल दोनों तो वोड्स फिटिग। जैसे ये एक हो गया, एक ये हो गया, दोनों ये बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल अलग। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनाइल N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को जब हम रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं HCl एंड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ CuCl के साथ जब करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन, इसको सैंडमेयर रिएक्शन, नाइट्रोजन में अलग हो जाए, ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। तो फाइनल आंसर बच्चों इस रिएक्शन का हमारा हो जाएगा फिटिग रिएक्शन। ए इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज एन इथाइलेटिंग एजेंट। समझना पड़ेगा, वर्ड के मीनिंग अगर हम समझ लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है। इथाइलेटिंग का मतलब ये होता है कि इथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है गिवन मॉलिक्यूल। इथाइल ग्रुप अगर हम ले जा करके कहीं कनेक्ट कर दें तो ये इथाइलेशन प्रोसेस कहलाता। तो ये तो ए तो हो ही नहीं सकता है। देख CH3 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो CH3 मिथाइल ग्रुप, ये तो मिथाइलेशन में इस्तेमाल होगा, चाहे ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके चांसेस है यहाँ C2H5, यहाँ C2H4 है, 2 Br लगे हुए, यहाँ तो इथाइल ग्रुप नहीं आ सकता, ये भी कोई चांस बचा हमारे पास अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। अब हम देखें, जब भी कभी हमें अल्काइल ग्रुप कहीं पर ना हो तब हम C2H5 का एक एग्जांपल में बताता हूं। जैसे हम बेंजीन ले, बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर CH3 CHCl इथाइल क्लोराइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मैंने, जब इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मैं इसको बचता हूं तो ये यहाँ से Cl पहले ये अब्सॉर्ब कर लेता है, हेलोजन कैरियर है, C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा, इथाइल कार्बोकैटायन बना, इलेक्ट्रोफाइल है ये इथाइल कार्बोकैटायन, E पॉजिटिव बेंजीन पर आ जाएगा, H हट जाए, तो ये बेंजीन पर फाइनली एक ग्रुप आ गया है, नाम देंगे इथाइलजीन। इथाइलेशन हो गया ना, देखो बेंजीन का इथाइलेशन हो गया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो हम क्या यूज
कर सकते हैं, CHCl यूज कर सकते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे। अगर हमारे पास कभी ये एक मॉलिक्यूल है NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन पर मैं इथाइल ग्रुप लिखना चाहता, CH3CH2Cl, Cl ग्रुप यहां से हटा, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर, लोन पेयर ने रिएक्शन किया कार्बन पॉजिटिव पर, पहले क्या मिला CH2 NH3 पॉजिटिव, इस NH3 पॉजिटिव से एक H पॉजिटिव हटकर NH2 मिल गया, साथ में HCl, तो इस नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी इथाइलेशन हुआ, नाइट्रोजन का अमोनिया का इथाइलेशन हो गया। इथाइलेशन में हम इस्तेमाल है इथाइलेटिंग एजेंट, और इथाइलेटिंग एजेंट है C2H5L। C2H5OH क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन में काम नहीं आता, ये तो एसिडिक मीडियम में वर्क कर, कहीं पर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना हो तब हम अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर। हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, दैट B इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन ये शुरू करते हैं, कंसीडर टू रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस गिवन है, CH3 ट्वाइस CH, CH2Br, अल्कोहल से किया तो यहां से Br हटकर उसकी जगह C2H5O ग्रुप आ गया, एक ये मॉलिक्यूल जो मिला गया, HBr अलग हो गया। अब यहाँ ये इन्होंने बेस मीडियम में रिएक्शन दिया है, Br यहाँ भी हटा है, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 and 2 आर, जो मैकेनिज्म होते हैं वो हमें अल्काइल हैलाइड के मेनली सब्स्टिट्यूशन दो हो, या तो SN1 होगा, या जो SN1 रिएक्शन होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन करके होता है। जैसे मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो SN1 रिएक्शन होता है RCl, एक ऐसा चाहिए मुझे R जो कार्बोकैटायन स्टेबल बना दे, Cl नेगेटिव हटकर R पॉजिटिव बना, R पॉजिटिव स्टेबल कार्बोकैटायन मिलना चाहिए, तब जा करके ये SN1 हो। तब स्टेप 1 ये हो जाएगा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है अब फिर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या गिवन है, इथेनॉल गिवन है, या C2H5O नेगेटिव, ये नेगेटिव कार्बन से रिएक्शन करेगा, R न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 2 हो गया सेकंड स्टेप। अब इसमें कार्बोकैटायन का बनना जरूरी है, और एक स्टेप होता है कार्बोकैटायन अगर कभी बनता है तो इट कैन शो रीअरेंजमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनता, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले, इट कैन शो रीअरेंज। तो SN1 रिएक्शन अगर कभी होगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो बिना रीअरेंजमेंट के नहीं करना है, जरूर करना है रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल तो। और SN2 में क्या करना है, SN2 में जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है C कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आना है, ट्रांजिशन स्टेट बननी। जैसे अगर मैं मान लेता हूं फर्स्ट को या सेकंड, मैं पूरा ओपन करके लिखता हूं CH3 CH3 CH2Br, मैं मानता हूं कि SN1 रिएक्शन करा रहा हूं, तो पहले मैं Br हटाऊंगा, Br हटाने के बाद क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बन, CH3 यहां पर H आ गया, एंड CH2 पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बचो खुद से रीअरेंज होकर, रीअरेंजमेंट देकर H नेगेटिव शिफ्ट करके एडजेसेंट पोजीशन से H नेगेटिव करेगा, H नेगेटिव माइको बोलते हैं। ये H नेगेटिव शिफ्ट होकर एक टर्शरी कार्बोकैटायन बन है, ये तो H माइग्रेट होकर यहाँ पहुंच गया, तो बन CH यहाँ आ गया, ये हाईली स्टेबल कार्बो स्टेबल हो गया तो इसीलिए बन गया। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस अगर मैं इसको मानता हूं SN1 तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा, लेकिन अगर मैं इसको मानता हूं SN2 का मतलब क्या है, जैसे जैसे कार्बन पर Br हटता चला जा रहा है सेम कार्बन न्यूक्लियोफाइल की एंट्री, न्यूक्लियोफाइल सेम कार्बन पर आता, यानी Br जहां से हटेगा सेम कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है बिना रीअरेंजमेंट के, तब ये मैकेनिज्म, यहाँ ये मैकेनिज्म SN दूसरे वाले में भी देखते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, जिस कार्बन पर Br लग रहा है उसी कार्बन पर C2H5O नेगेटिव ने आकर के एंट्री की है, न्यूक्लियोफाइल यहीं कार्बन पर आया, यानी यहाँ भी ट्रांजिट स्टेट ही बनी। SN1 यहाँ भी नहीं हुआ, SN1 यहाँ भी नहीं हुआ है, तो कौन सा है फिर? दोनों केसेस में बच्चों SN2 है। अगर दोनों केसेस में SN2 है तो हम आंसर देखते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 में पहले में SN2 दूसरे में SN2, दैट मींस हमारा फाइनल आंसर A आना चाहिए का। क्वेश्चन में हमने फाइनल आंसर A किया। Thank you very much and good luck. Let's start the question. SN1 reaction occurs through the intermediate formation of A carbocation, carbanion, free radical and transit state. बच्चों ये मैकेनिज्म दिया है, जब भी कोई मैकेनिज्म होता है तो कोई एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे हमने कोई रिएक्शन किया, रिएक्टेंट लिख दिया एंड प्रोडक्ट लिख दिया, ये तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मैकेनिज्म कहते हैं जब हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लिखने से पहले पूरा पाथवे लिखें, यानी हम उसका मैकेनिज्म लिख, मींस हम उसमें ये बताएं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से बने। इन जनरल जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो या तो कार्बोकैटायन बनता है, या कार्बेनायन नेगेटिवली चार्ज बनता है, या फ्री रेडिकल बनता है, या कार्बीन बनता है, या नाइट्रीन बनता है, या बेंजाइन बनता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट वाली हो। तो अब चूंकि SN1 रिएक्शन यहां पर गिवन है तो हमें SN1 रिएक्शन फोकस करना हो। SN1 रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये तब होता है जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाता है। जैसे हम कोई टर्शियरी हैलाइड सेलेक्ट कर, अगर आपको ये दिया 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और इसको किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने को बोला गया, Cl यहां से हट जाएगा और इस Cl की पोजीशन पर अगर ये न्यूक्लियोफाइल आ गया है तो ये न्यूक्लिक्स SN रिएक्शन में इसको बोलूं, दिस इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। अब जब टर्शियरी हैलाइड पर क्लोरीन अगर टर्शियरी कार्बन पर लगा है, यानी ये टर्शियरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, तो ये 2 स्टेप्स में होता है हमेशा, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल बन जाता है। आप जब भी कभी टर्शियरी हैलाइड देखो या स्टेबल कार्बोकैटायन देखो तो आप मैकेनिज्म SN1 डिसाइड। लेकिन SN1 रिएक्शन अगर हो गया तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें इसको 2 स्टेप्स में लिखना होगा। SN1 का स्टेप 1 है जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है ये इसलिए बन गया क्योंकि ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है टर्शियरी होने के कारण। Cl नेगेटिव यहां से हट जाएगा, अच्छा लीविंग ग्रुप है इसलिए ये हट गया। और एक कार्बन पॉजिटिव जो बना ये इंडक्टिव इफेक्ट से, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इसे स्टेबलाइज कर रहा है, मिथाइल डोनेटिंग है, ये मिथाइल डोनेट स्टेबलाइज कर रहा है, टी कार्बोकैटायन बना दिया है, तो स्टेबल बन गया। इंडिपेंडेंट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, रेट को डिसाइड करेगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन बना है अब ये न्यूक्लियोफाइल से जो भी न्यूक्लियोफाइल गिवन अलग अलग गिवन हो, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ के प्रोडक्ट वापस बना देगा जो कि न्यूट्रल होगा। हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करें, ये न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट हमें एक न्यूट्रल मिल गया। ये एक फास्ट स्टेप है और ये स्टेप नंबर 2 बोला। क्वेश्चन जो हमसे पूछा है बच्चों, SN1 रिएक्शन ऑकर्स इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, पहले स्टेप में ये इंटरमीडिएट बना है जिसे हम कार्बोकैटायन, तो SN1 रिएक्शन में हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही आप। हाँ, अगर SN2 होता ये रिएक्शन तब हमें ट्रांजिशन स्टेट लिखी, तब कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो इस रिएक्शन में हमें आंसर फाइनल करना चाहिए कार्बोकैटायन, मींस हमारा आंसर फाइनल है A। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड B इन द रिएक्शन। RX को AgCN के साथ रिएक्शन करना है, A इसमें बन रहा है, RX को KCN के साथ रिएक्शन करना है, इसमें B बन रहा है। A एंड B हमें आइडेंटिफाई करना। ये ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, A दिया है RCN, B RCN, RCNR NC मतलब कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, RCN बनेगा या RNC बनेगा, ये हमें देखने होंगे कि प्रोडक्ट क्या है। अब हम अगर कंसीडर करते हैं इस रिएजेंट को AgCN को एंड KCN को, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते, C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने पूरी बॉन्डिंग इसकी लिख, तो ये बॉन्ड कुछ कोवेलेंट होता है, लेस आयोनिक होता है। ये लेस आयोनिक होने की वजह से ये टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा। दूसरी तरफ जो हमें KCN गिवन है, ये KCN परफेक्टली आयोनिक होता है, S ब्लॉक का मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, CN नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मेशन होती है CN नेगेटिव की, एक फ्री CN नेगेटिव जनरेट होता है। ये जो CN नेगेटिव जनरेट हुआ इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मींस लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है एक। ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो 2 तरफ से रिएक्शन कर सकते हैं, कार्बन नेगेटिव से भी रिएक्शन कर सकता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी रिएक्शन करता है, लेकिन कार्बन नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है ये? क्योंकि कार्बन पर लिटरली नेगेटिव चार्ज है, तो ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन नहीं डोनेट करेगा। दूसरी तरफ जो AgCN है ये तो डिसोसिएट ही नहीं हुआ, अगर डिसोसिएट नहीं हुआ ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्शन करेगा। अब हम इनको रिएक्शन कराते हैं। हम रिएक्शन करते हैं RCl का और H का AgCN
नाइट्रोजन के साथ, तो ये तो टूटा नहीं, कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज नहीं आया। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करेगा और सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पर X नेगेटिव माइनस हो जाएगा। तो हमें जो बच्चों इस केस में पहले प्रोडक्ट मिला, पहले मिल गया R, फिर उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन R से कनेक्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C लिख दिया मैंने, इसके साथ सिल्वर लिख। R पर चार्ज पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन। अब जो Cl नेगेटिव है, ये X नेगेटिव, ये जो हटा हुआ है यहां से हट गया X नेगेटिव, ये सिल्वर पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन करके AgCl माइनस कर देता है और ओवरऑल AgX के प्रेसिपिटेट या AgCl के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता। फाइनल प्रोडक्ट बच्चों जो हमें इस केस में मिल जाता है वो मिलता है एक R, फिर उसके साथ कनेक्ट हुआ N और फिर उसके साथ कनेक्ट हुआ C। जब ये सिल्वर पॉजिटिव हटा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जब ये नाइट्रोजन था तो ये तो पहले से पॉजिटिव, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो RNC प्रोडक्ट होगा पहले वाला। दैट मींस A क्या लिखा मैंने, A लिखा RNC, नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट होगा ये एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पर। एक बात हो गई, अब हम दूसरे पर आते हैं। RX को KCN के साथ, ये जो RX था इसने रिएक्शन किया CN नेगेटिव के साथ, X नेगेटिव यहां से हटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, CN नेगेटिव फ्री बन गया। ये जो CN नेगेटिव फ्री बना है इसका कार्बन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर के रिएक्शन करेगा इस कार्बन के साथ। रिएक्शन कौन करेगा, इस कार्बन पर करेगा ये कार्बन नेगेटिव। जब कार्बन नेगेटिव ने रिएक्शन करा तो यहां पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा R, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड RCN इसका फाइनल प्रोडक्ट। दैट मींस जो B है वो BRCN का। अब हम इसमें आंसर देखते हैं क्या। A इन्होंने लिखा है RCN, A तो RNC ढूंढना है मुझे, तो RNC किस में है, A C में है, RNC ये आ गया RN, B RCN है, B मेरा RCN, तो मेरा आंसर इसमें फाइनल बच्चों आ जाएगा C। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं C। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय एलिमिनेशन से या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या एडिशन से या सब। देखो एलिमिनेशन देखते हैं बच्चों क्या होता है। अल्काइल हैलाइड का करना है, लिख लेते हैं पहले एक अल्काइल हैलाइड A पोर्शन A पार्ट लिख लेते हैं, CH2CH2Cl, यहाँ पर मैंने एक Cl लिख, यहाँ पर एक H दिया, CH3CHCl। एलिमिनेशन का मतलब होता है हमें दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना और एक पाई बॉन्ड बनाना। एक सिंपल अल्काइल हैलाइड का अगर एलिमिनेशन करना तो ये हो। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो एल्कीन बनेगा और HCl जाएगा, इसमें तो अल्कोहल नहीं, हमारा ये एलिमिनेशन तो आंसर नहीं। एलिमिनेशन से अल्कोहल नहीं मिलता, अल्काइल एल्कीन मिलता है। बी पार्ट देखते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, हमें हाइड्रोजन हटा देना है इस मॉलिक्यूल से जो क्लोरीन वाले कार्बन पर एक H यहां से हटा दिया, एक एडजेसेंट पोज हटा दिया। जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे मतलब -H2 कर दें, -H2 करने पर जो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा वो CH डबल, ये भी एलिमिनेशन में भी एल्कीन, तो डिहाइड्रोजिनेशन भी हमारा आंसर। एडिशन देखते हैं सी पार्ट, ये जो अल्काइल हैलाइड गिवन है CHCHCl, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं। अगर इसमें पाई बॉन्ड नहीं है बच्चों तो ये तो एडिशन देगा ही नहीं, कभी भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, तो एडिशन तो हो ही नहीं सकता है। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन। ये एक अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, डी पोर्शन में CH3CH एंड Cl मैंने लिया, अल्कोहल में बनाना चाहता हूं, प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल की। Cl हटा दो, यहां से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह से अब बाहर से ले आओ, तो Cl हटा, बाहर से OH आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया OH, Cl बाहर निकल गया, उसकी जगह बाहर से OH आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो डी पार्ट ही एक ऐसा है जो अल्कोहल बना सकता है। CH3CH OH आ गया, Cl नेगेटिव माइनस हो गया, अल्कोहल बना, ये हमें अल्काइल हैलाइड से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दैट मींस फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों इनका डी इज आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय वार्मिंग विद अल्कोहल सॉल्यूशन विद MgCl, मैग्नीशियम प्लस ड्राई विद कार्बोनेट, ये चार हमें गिवन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड से जब हम बनाते हैं तो होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देख RX से हम बनाते हैं अल्काइल हैलाइड कोई भी, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम को बस इस कार्बन हैलोजन के बीच में ट्रैप करना होता है, मैग्नीशियम मेटल चाहिए होता है हमें, ये मैग्नीशियम मेटल यहाँ बीच में ट्रैप करे, कार्बन
एंड हेलोजन के बीच में, इस बॉन्ड को बीच में से तोड़ दिया, मैग्नीशियम को बीच में ट्रैप कर दिया, RMgX लिख। ये सारा काम ड्राई ईथर में होना। यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर वो ड्राई मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वाटर मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेता है। वाटर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है उसे रिएक्शन के एल्केन बना दे। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि ये बनता किस तरह से है। जो RX है, पोलैरिटी है उसमें डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएंगे। मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर, जब हम इसे ईथर में डिसॉल्व करके रखते हैं तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2a2 कॉन्फ़िगरेशन है ना मैग्नीशियम का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, X नेगेटिव यहां से माइनस, चलो ऐसे सोच लेते हैं, पहले R पॉजिटिव बना प्लस X नेगेटिव बना, इस R पॉजिटिव को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, R पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 0 चार्ज R पर, फ्री रेडिकल बन, फिर R फ्री रेडिकल ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, R नेगेटिव और X नेगेटिव प्लस मैग्नीशियम, ये एक कंपाउंड मिलता है हमें R नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव एंड X, जो कि डिसॉल्व रह सकता है ईथर में। ईथर सॉल्वेट करता है, चारों तरफ से ईथर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जिस्ट ही ईथर में करता है। ये ईथर ड्राई होना चाहिए, वाटर इसमें नहीं होना। अगर इसमें वाटर होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R नेगेटिव MgCl है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा बहुत वाटर मान लो ईथर में अवेलेबल, ड्राई नहीं, वाटर का जो पोलर हाइड्रोजन है डेल पॉजिटिव, ये इस R नेगेटिव से रिएक्शन करके RH बना देगा, एल्केन बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब हो जाएगा, इसलिए हम ड्राई ईथी हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हमने किया सी, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर हमें अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड लेना पड़ेगा, सी हम आंसर फाइनल रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं ये आज का हम, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म? CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, और एक ये टर्शरी गिवन है डी पार्ट। हमें ये देखना है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है और SN1 रेट क्या होता है। तो बच्चों हाइड्रोलिसिस एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जब कोई हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, RX लेते, एल्केन में जब कोई हेलोजन हम इंट्रोड्यूस कर देते और उसको हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर होना चाहिए जरूर, हाइड्रोलिसिस तो तभी होगा ना। फिर हम NaOH की प्रेजेंस लेते हैं, डाइल्यूट NaOH लेते, तो क्या होता है, यहां पर OH आ जाएगा वाटर और यहां पर H आ जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है, अल्कोहल बनने का प्रोसेस। ये प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है बच्चों। ये प्रोसेस क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि यहां से RX जब मैंने किया था, X हट गया, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है तो वाटर का लोन पेयर रिएक्शन करता है, लोन पेयर जब ये रिएक्शन करेगा तो वाटर न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो इसलिए ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक है। SN में इसलिए बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, S मींस N मींस न्यूक्लियोफाइल, बाय न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। बच्चों ये 2 मैकेनिज्म से होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 तरीकों से होता है, 2 पाथवे होते हैं इसके, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। जब भी कभी हमारे पास एल्काइल हैलाइड ऐसा है जो कार्बोकैटायन स्टेबल बना दे, जैसे कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड, अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं तब SN1 मैकेनिज्म होता है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। जब कभी हमारे पास कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, RCH2X, ये प्राइमरी मैंने अगर लिया, तब यहां मैकेनिज्म SN2 होता है और ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट यहां पर, यहां कार्बोकैटायन पहले केस में, SN1 के केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। 2 स्टेप में होता है SN1 रिएक्ट। तो अब हमें देखना है, ये सब हैलाइड हमें गिवन है, ये तो मिथाइल क्लोराइड है, इसको तो हम प्राइमरी काउंट करते हैं। ये CH3CH2Cl ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी जो होते हैं वो तो SN2 मैकेनिज्म से कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोलिसिस या न्यूक्लियोफिलिक्स। जो हमारे पास सी पार्ट है ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, ये भी SN2 से कन्वर्जन देगा, हाइड्रोलिसिस देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। जो डी पार्ट है बच्चों, ये एक टर्शरी हैलाइड, इस डी पार्ट को
मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं। जब मैं इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखूंगा तब टर्शरी एल्काइल हैलाइड होना इसका क्लियर हो जाएगा। जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है उस कार्बन पर अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तब हम उसको टर्शरी हैलाइड कहते हैं। ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म देगा। पहले ही स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकैटायन जनरेशन हो। Cl नेगेटिव आसानी से इसलिए हट जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। टर्शरी बन गया, टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 लगे हुए, साथ में Cl नेगेटिव लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया ये। सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन हमने बनाया है फिर ये वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस देता है और हम एक्वस NaOH भी बोल सकते हैं। OH नेगेटिव या वाटर जब इसके साथ रिएक्शन करता है तब यहां लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा। वाटर का एक H पॉजिटिव हटकर अल्कोहल फॉर्मेशन यहां पर इस कार्बन पर फॉर्मेशन हो गई, अल्कोहल। वाटर आ गया, यहां से एक H हट जाता है। ये जो H हटा बेस का OH नेगेटिव इससे रिएक्शन कर हम ओवरऑल जो रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोलिसिस का अल्कोहल प्रोडक्ट लिखेंगे 2 स्टेप में। जब ये 2 स्टेप्स मैंने लिख दिए तो इस मैकेनिज्म को ही हम SN1 मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि हमें यहां पर बताना। ये SN1 मैकेनिज्म टर्शरी हैलाइड क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाते हैं इसलिए टर्शरी हैलाइड SN1 मैकेनिज्म देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि डी में टर्शरी हैलाइड है। तो डी इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। CH3O नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, एक सेकेंडरी कार्बन पर ऑक्सीजन नेगेटिव लगा है, एक टर्शरी कार्बन पर ऑक्सीजन नेगेटिव लगा है। एक न्यूक्लियोफाइल देखते हैं पहले, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फिर उसकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि वो किस बात पर डिपेंड करता, तब हम उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो बच्चों, अगर कोई हमारे पास लोन पेयर वाला एलिमेंट है या स्पीशीज है, जैसे OH नेगेटिव है, OH के पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, और ये किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कार्बन के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पर जब रिएक्शन करेगा तब ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल हम उसको कहते हैं जो कार्बन पॉजिटिव पर जाकर के रिएक्शन करता है और इसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास ऑक्टेट अपना पूरा होता है, एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या ना हो। अगर नेगेटिव चार्ज है फिर तो जरूर ये न्यूक्लियोफाइल, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, इनके पास लोन पेयर्स, फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिव चार्ज ना होने के बावजूद भी। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, अगर वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ R लगा हुआ है कोई, अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल। R ग्रुप में ये कार्बन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शरी हो। 3 टाइप के R मैं लिखता हूं। एक मैंने CH3 CH2 लिख दिया, ऑक्सीजन नेगेटिव। दूसरा R मैंने कोई ऐसा लिखा, ऑक्सीजन नेगेटिव, और इस पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 एंड CH, एक H लगा दी। और एक तीसरा मैं लिखता हूं ऑक्सीजन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जिस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए। अब हम इनकी स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो। अगर मैं इस ऑक्सीजन नेगेटिव को किसी कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन कराने की कोशिश कर, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहां अपने इसके अपने कार्बन होंगे, कोई मान लो 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो ये Cl इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव को रिएक्शन करना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अगर इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास वाले कार्बन पर बड़े बल्की ग्रुप लगे, मींस ये टर्शरी है। बल्की ग्रुप लगे होने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव घिर जाएगा चारों तरफ। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तब इस ऑक्सीजन नेगेटिव का कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करना डिफिकल्ट, और अगर डिफिकल्ट है तब ये न्यूक्लियोफाइल जो कि टर्शरी है एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्टेगा। क्या बात पता चली? कोई न्यूक्लियोफाइल अगर बड़े बल्की ग्रुप से, जैसे अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ग्रुप से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तब वो वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाता। इसके बावजूद भी कि इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, फिर भी ये वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाए। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, डी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन पर ऑक्सीजन
नेगेटिव एंड 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जो बल्की ग्रुप हैं, इस ऑक्सीजन नेगेटिव को घेरे हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव जब अपना लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन से, तो कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं पहले से ही, वो इसके साथ रिपल्शन शो करेंगे। इसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। इस क्लोरीन वाले कार्बन पर मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव ने रिएक्शन देने की कोशिश, तो ये रिपल्शन शो होगा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाए। तब हम बोलेंगे कि टर्शरी वाले के न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होने चाहिए। फिनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव की भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है। फिनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव में ऑक्सीजन नेगेटिव ने कर लिया रेजोनेंस कर लिया, तब डीलोकलाइज हो गया, अवेलेबल नहीं है तो ये बी पार्ट भी एक ऐसा है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, डी पार्ट भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। हमें तो रिएक्टिव बताना है, ज्यादा तेज जो रिएक्शन करेगा। सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा है? इसमें बचे हमारे पास ए एंड सी में ये सी वाला पार्ट में अगर चेक करता हूं, सी वाले पार्ट में भी ऑक्सीजन नेगेटिव सराउंडेड है, CH3 ग्रुप से घिरा हुआ है ये ऑक्सीजन नेगेटिव सेकेंडरी। अगर CH3 दो लगे हुए हैं और ये सराउंडेड है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी कुछ कम होना चाहिए। तो जो सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड है वो है हमारा CH3O नेगेटिव। जो CH3O नेगेटिव है वो ऐसा कोई ग्रुप होगा जो किसी कार्बन पॉजिटिव पर आसानी से रिएक्शन करेगा। CH3Cl हटा, ऑक्सीजन नेगेटिव ने कार्बन। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा आना चाहिए फाइनल आंसर ए, क्योंकि ये सबसे कम स्टेरिकली हिंडर है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखिए क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। हमें ये कई सारे अलग अलग एल्काइल हैलाइड गिवन है, एक मिथाइल फ्लोराइड गिवन है, मिथाइल क्लोराइड गिवन है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड, और बी सी डी ऑप्शन में अलग अलग इनके ऑर्डर लिखे हुए। हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। बच्चों जब कभी कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है, कोई भी कार्बन है, एक या दो या तीन कार्बन, हमने हेलोजन कोई ग्रुप लगाया हुआ है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डिल पॉजिटिव, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल जब इस पर आएगा तो ये हेलोजन लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप की तरह से इसको हट जाना, और रिएक्शन जो हो जाता है वो CH3, ये हेलोजन तो हट गया, इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, उसको पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर कनेक्ट हो गए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। उनमें से एक बात जिस पर यह डिपेंड करता है, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर मैं ये कार्बन एंड हेलोजन लिखता हूं, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन लिखता हूं, तो ये तो अलग अलग टाइप के होते हैं हेलोजन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन हो सकता है, ये कार्बन आयोडीन एक हो सकता है। तो अब इस कार्बन फ्लोरीन की अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये बॉन्ड छोटा बॉन्ड है, शॉर्ट बॉन्ड है। ये शॉर्ट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर के रिएक्शन करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से आसानी से नहीं हटेगा और सब्स्टिट्यूशन यहाँ SN रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम हेलोजन चेंज करते हैं, फ्लोरीन की जगह मैंने क्लोरीन लिखा, थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा हो गया, ये कार्बन ब्रोमीन और बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा हो गया। कार्बन आयोडीन बॉन्ड और बड़ा होता है, ये बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है इन हेलोजेंस में, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है ये। क्यों सबसे वीक बॉन्ड है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, लॉन्ग बॉन्ड है, ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड है अमंग दीज हेलोजन। अब यहां अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आते ही ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड आसानी से हट जाता है, टूट जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अगर हम इसमें SN रिएक्शन करना चाहें तो ये इजी रिएक्शन है। एक एक्सप्लेनेशन ये। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, ब्रोमीन नेगेटिव होता है एंड आयोडीन नेगेटिव होता है, इनकी लीविंग टेंडेंसी अगर हम देखें, हटने की टेंडेंसी, हटने के बाद इनकी
की अपनी स्टेबिलिटी। तो आई नेगेटिव की लीविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की कम होती है, क्लोरीन की और कम है, फ्लोरीन की सबसे कम है। तो ये लीविंग टेंडेंसीज भी हमारे फेवर में। लीविंग टेंडेंसी आयोडीन की सबसे अच्छी है, तो एल्काइल आयोडाइड सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो आंसर आना चाहिए CH3F को सबसे डिफिकल्टी से रिएक्शन देना चाहिए, CH3Cl को कुछ आसानी से देना चाहिए, उससे ज्यादा आसानी से CH3Br को रिएक्शन देना चाहिए, और सबसे वीक बॉन्ड क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आई नेगेटिव है, इसलिए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CH3I को देना चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा रहे। इसमें अगर हम चेक करेंगे इन ऑप्शंस में तो CH3I, CH3Br, CH3F, CH3Cl ये तो नहीं है। CH क्योंकि यहां पर ऑर्डर गड़बड़ हो गया ना Cl एंड F का, F सबसे कम होना चाहिए। C में देखते हैं CH3I सबसे ज्यादा, फिर Cl उससे कम, फिर उससे कम Br, उससे कम F। यहाँ Cl एंड Br का ऑर्डर गड़बड़ हो गया, अडीन के बाद Br आना चाहिए, CH3I, CH3Br, देन CHCl, देन F। यही हमारा आंसर है B। इससे मैच करते हैं आंसर को। ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम कर रहे हैं बी करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखिए क्वेश्चन ये, अमंग द चॉइस ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शन इज। ये हमें कई सारे ब्रोमाइड गिवन है, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना होगा कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। ये एल्काइल ब्रोमाइड है कोई भी। जब कोई एल्काइल ब्रोमाइड, एक मैं सिंपल करके लिख लेता हूं और ये बता देता हूं आपको कि SN2 रिएक्शन क्या है। जब भी कभी कोई RX, अब ब्रोमाइड गिवन है तो मैं RBr ले लेता हूं। यहाँ किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, Br कार्बन से कनेक्टेड है, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आ गया। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर रिएक्शन करता है, यहां हमें R न्यूक्लियोफाइल एक प्रोडक्ट मिला प्लस Br नेगेटिव। इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। N मींस न्यूक्लियोफाइल, S मींस सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो होता है ये रिएक्शन SN1 और एक रिएक्शन होता है ये SN2। अब हमसे यहां क्योंकि SN2 पूछा है तो SN2 का मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं कि SN2 का मैकेनिज्म क्या होता है। जब हमारे पास कोई हैलाइड प्राइमरी होता है तब ये SN2 मैकेनिज्म से आसानी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। क्या होता है SN2 मैकेनिज्म? जैसे कार्बन है, इस कार्बन पर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए, ये 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए पहले नंबर, और एक क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ है या आयोडीन लगा हुआ है। यहां पर डेल पॉजिटिव इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ गए। अब कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करना चाहता है इसके साथ, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे ये आएगा ऐसे ऐसे Br सब्स्टिट्यूट होगा, उसको हम ट्रांजिस्टेट की फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन पर यहां तो रिएक्शन किया नहीं, हाइड्रोजन एटम्स पर ये तो वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे, लेकिन ये Br हटना शुरू हो जाए। कुछ बॉन्ड इसका 50% टूट गया, जितना इसका बॉन्ड टूटा उतना न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन गया। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और हम इस टाइप के मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म। अब हमें ये देखना है बच्चों कि SN2 मैकेनिज्म किस बात पर डिपेंड करता है। जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर आता है तो ये छोटे हाइड्रोजन एटम ये कब होंगे? जब मेरे पास CH3Br होगा। लेकिन अगर मैं इस कार्बन पर 3H की जगह 3 CH3 ग्रुप लिख देता हूं या 2 CH3 ग्रुप लिख देता हूं, तब इस रिएक्शन में कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का आना डिफिकल्ट हो जाए। एग्जाम्पल देख क्या करना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने H की जगह जो कि छोटे H थे, अब बड़े ग्रुप मैंने लिख दिए CH3, ये बड़ा ग्रुप हो गया। ये CH3 बड़ा ग्रुप, ये CH3 यहां पर बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप कहते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है तब इस न्यूक्लियोफाइल का आना यहां डिफिकल्ट हो गया। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकलता है कि SN2 रिएक्शन जब भी हम करना चाहते हैं SN2 रिएक्शन, तब ये कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, और आसान भाषा में ये प्राइमरी होना चाहिए या मिथाइल ब्रोमाइड होना चाहिए। ये टर्शरी नहीं होना चाहिए क्योंकि टर्शरी कार्बन पर बड़े बल्कि ग्रुप आ जाते हैं जिससे वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन का जो बच्चों ऑर्डर आता है, प्राइमरी सबसे आसान देते हैं SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, SN2 रिएक्शन आसानी से। सेकेंडरी मुश्किल से देते हैं कुछ,
और टर्शरी सबसे मुश्किल से देते हैं। ये SN2 रिएक्शन का ऑर्डर है। अब हमें बताना है अमंग द चॉइस ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट मतलब कम जो रिएक्शन देता है, कौन देगा? टर्शरी देगा। क्यों देगा? क्योंकि टर्शरी का वो कार्बन जिससे ब्रोमीन लगा है, जहां हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, वो घिरा हुआ है, चारों तरफ से बड़े एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है टर्शरी होने के कारण। फिर हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं इनमें चेक करता हूं कि टर्शरी कौन। 1 ब्रोमो पेंटेन तो बच्चों प्राइमरी, 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ, ये तो प्राइमरी हो। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का मैं स्ट्रक्चर अगर लिखता हूं, यहां 2 पोजीशन पर ब्रोमो लिखा, 2 पर ही मिथाइल लिख दिया, तो ये तो टर्शरी हो गया। को तो ढूंढ रहे थे हम जो सबसे कम रिएक्टिव हो। फिर भी दूसरे देख लेते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्रोमीन 1 पर है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल का मैं यहां पर लिख रहा हूं। 1 पोजीशन पर लिख दिया ब्रोमो, 3 पोजीशन पर लिख दिया मैंने मिथाइल, है तो अभी भी ये प्राइमरी। यहां स्टेरिक हिंडेंस, यहां इस कार्बन देखनी है जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, किसी और पर नहीं, तो ये तो प्राइमरी है, इसकी रिएक्टिविटी तो कुछ ज्यादा होगी। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पोजीशन पर ब्रोमो, 2 पोजीशन पर मिथाइल, फिर भी ये प्राइमरी है। तो हम टर्शरी को सबसे कम डेजिग्नेट करेंगे रिएक्टिविटी में SN2 के लिए, और टर्शरी कौन सा है? हमारा बी पार्ट टर्शरी है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों हमारा आ जाना चाहिए बी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बी इज अवर फाइनल आंसर, क्योंकि बहुत हिस्टेरिकली हिंडर्ड है SN2 का। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक, ये ALC लिखा है ना, एल्कोहलिक है, इथेनॉल या कोई और एल्कोहल इसके साथ KOH के साथ मिक्स है, तो ये X कोई कंपाउंड बनता है। X क्या है हमें ये बताना है, तो इस रीजेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम ये स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इन 4 में से कौन सा हमारा आंसर आ रहा है? ब्यूटूइन आ रहा है, या 2 मिथाइल ब्यूटवानीन आ रहा है, या 2 मिथाइल प्रोपवानीन आ रहा है, या 2 मिथाइल ब्यूटन, 2 ऑल आ रहा है। अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मैं देखता हूं। जो हमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की है वो एक ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 2 पोजीशन पर क्लोरो है, 2 पोजीशन पर ही मिथाइल है। इसको हमने रिएक्शन किया है अल्कोहल एंड KOH के साथ। जब अल्कोहल एंड KOH लेते हैं उसको हम अल्कोहलिक KOH बोलते हैं, और अल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन करना। ये एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट इस्तेमाल होता है। ये अल्कोहलिक KOH एब्जॉर्ब कर सकता है HCl को, कैन एब्जॉर्ब HCl। क्यों HCl को एब्जॉर्ब कर सकता है? क्योंकि ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिड को ये इस मॉलिक्यूल से बाहर निकाल। कैसे बाहर निकलेगा एसिड? ये मेरे पास अगर मैं CH2 कर देता हूं, इसको एक H यहां बाहर लिख देता हूं, तो ये HCl इस मॉलिक्यूल से ये छीन लेगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH। ये मॉलिक्यूल मुझे मिला जो कि एलिमिनेशन का रिजल्ट है। अब हम इसका अगर नाम देखें मॉलिक्यूल का, तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग शुरू करोगे, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब हम इसमें ढूंढ लेते हैं कौन सा है। ब्यूटोइन, ये हमारा आंसर नहीं। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन अगर हम देखते हैं तो ये तो ब्यूट 1 इन गिवन है, ये हमारा आंसर नहीं है। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये भी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, यही हमारा आंसर है। दैट मींस एलिमिनेशन होने के बाद सी हमें मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अल्कोहल तो नहीं मिलेगा बच्चों इसमें, क्योंकि ये एलिमिनेशन। अल्कोहल तो तब मिलेगा जब हमें सब्स्टिट्यूशन करना हो। एक्वस कैन NaOH या KOH का इस्तेमाल। एक्वस चाहिए हमें, अल्कोहलिक तो एलिमिनेशन दे। तो एल्कीन प्रोडक्ट मिला 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन का C है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which of the following हेलोएल्केन reacts with aqueous KOH most easily via SN1? अब यहाँ पर गिवन है कि SN1 रिएक्शन से ही हमें मैकेनिज्म करना। हेलोएल्केन का मतलब क्या हो जाता है? और कोई अगर है एक्वस KOH क्या करता है बच्चों? 2 टाइप के ये रिएजेंट होते हैं। एक अल्कोहलिक KOH होता है जो कि एलिमिनेशन करता है, और एक एक्वस यानी वाटर की प्रेजेंस में KOH होता है जो कि सब्स्टिट्यूशन करता है। यहां से Cl हटकर या Br या आयोडीन हटकर OH नेगेटिव इसको सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। अगर एक्वस है तब दैट मीन्स मैं यहां प्रोडक्ट लिखूंगा अल्कोहल, ROH मुझे प्रोडक्ट लिखना चाहिए। दैट मीन्स ये जो हेलाइड हमें कोई भी गिवन है, हेलोएल्केन गिवन है। अब हमें मैकेनिज्म भी बताना है कि SN1 से कौन सा देगा। ये तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, बोल SN रिएक्शन। क्यों SN रिएक्शन बोला? क्योंकि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है और जो कार्बन पर रिएक्शन करता है। कार्बन के साथ ये हेलोजन लगा है,
है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डेल नेगेटिव हो गया, इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, हेलोजन यहाँ से माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, लीविंग ग्रुप की तरफ से हट जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आया और सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक्स हट के OH आ गया तो रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट हुआ, तब हम इसको न्यूक्लियोफिलिक या SN रिएक्शन कह रहे हैं। ये SN रिएक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक SN1 होता है, एक SN2। SN1 रिएक्शन तब होता है जब हमें टर्शरी हैलाइड गिवन होता है, टर्शरी हैलाइड स्टेबल कार्बोकैटायन बना। SN2 रिएक्शन बच्चों जब होता है जब हमारे पास प्राइमरी हैलाइड हो और ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैकेनिज्म एक्वस KOH, अगर SN1 रिएक्शन हम कराना चाहते तो उसके लिए हमें टर्शरी हैलाइड, और ये टर्शरी हैलाइड दो स्टेप में रिएक्शन करेगा। स्टेप 1 होगा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर हम स्टेप 1 करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड स्टेप 2 बच्चों हम इसमें करेंगे रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद कार्बोकैटायन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि टर्शरी कौन सा है। 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख, ये तो प्राइमरी आ गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन इस प्राइम को तो SN2, 2 ब्रोमोब्यूटेन कुछ थोड़ा सा SN1 देगा, ये तो सेकेंडरी है, SN1 SN2 दोनों देता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर में लिख, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो मॉलिक्यूल गिवन है, ये एक है। जब ये टर्शरी गिवन है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको बचाइए, SN1 रिएक्शन मिलेगा। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन तो सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी बन गया तो ये तो दोनों रिएक्शन SN1 भी देता है, SN, हमारा आंसर मिल जाएगा इसमें 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप, और मैकेनिज्म होगा यहाँ SN1। कैसे SN1 मैकेनिज्म होगा, स्टेप 1 में Br हट गया, Br हट करके कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 हम करेंगे, स्टेप 2 हो जाएगा रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद कार्बो। ये जो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज करोगे, वाटर या OH नेगेटिव या और भी कोई, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर आके OH नेगेटिव, क्योंकि एक्वस NaOH लिया है तो OH नेगेटिव यहाँ पर करेगा, एक्वस KOH या एक्वस NaOH यहाँ रिएक्शन करके एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस का फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, अल्कोहल, दैट मींस OH नहीं। यहाँ दो स्टेप्स हम करते हुए C पार्ट अपना फाइनल आंसर डेजिग्नेट कर, दैट मींस इस क्वेश्चन का टर्शरी आंसर आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आंसर आएगा, C फाइनल आंसर है बच्चों का। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अब ये हमें दो पेयर्स गिवन हैं, पहला पेयर है टर्शरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड, दूसरा पेयर है सेकेंडरी हैलाइड प्राइमरी हैलाइड। इनमें से जो फास्ट रिएक्शन करते हैं SN1 रिएक्शन, उसको हमें सॉर्ट करके आंसर अपना लिखना। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे, तभी तो चेक पाएंगे। जब कभी कोई एल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर रिएक्शन करेगा और हेलोजन यहां से हट जाएगा, हमें मिल जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, SN न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन पॉजिटिव पर ये क्यों आया, पॉजिटिव क्यों है, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल एक सब्स्टिट्यूशन देगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्ट गया, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने दिया है इसलिए ये न्यूक्लियो SN का, ये SN बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक SN1 है, एक SN। हम इस SN1 रिएक्शन से कंसर्न है यहाँ, क्योंकि हमें SN1 के बारे में बताना। तो SN1 रिएक्शन देखते हैं। जो SN1 रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में होता है। उसका पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन का। जब कभी कोई RCl पहला स्टेप करता, R पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना देता है, फिर दूसरे स्टेप में ये इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ है, तब RCl R न्यूक्लियोफाइल फॉर्म। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये रिएक्शन ऐसा होगा, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन। ये कार्बोकैटायन अगर टर्शरी है तो बहुत ज्यादा आसानी से बन जाएगा और SN1 आसानी से। अगर यहाँ हैलाइड हम टर्शरी यूज कर रहे हैं तब टर्शरी कार्बोकैटायन, अगर प्राइमरी यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी कार्बोकैटायन टर्शरी से स्टेबल बनेगा, प्राइमरी से कम स्टेबल बने। टर्शरी
हेलाइड से SN1 ज्यादा होगा, प्राइमरी हेलाइड से SN1 का कार्बोकेटायन बनेगा। तो बच्चों जो ऑर्डर होता है SN1 का, वो हेलाइड अगर हम टर्शरी ले हैं, कोई भी टर्शरी हेलाइड हमने लिया, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड, वो सबसे आसानी से SN1 दे। फिर उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी हेलाइड। कोई भी सेकेंडरी हेलाइड, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा, कुछ कम स्टेबल हो तो इसकी रिएक्टिविटी कम। टर्शरी की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा हो? Cl के बाद कार्बोकेटायन स्टेबल बने, इसलिए सेकेंडरी कुछ कम। और प्राइमरी तो सबसे ही कम SN1 रिएक्शन देते। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखा जाए, टर्शरी हेलाइड सबसे ज्यादा SN1, फिर उसके बाद सेकेंडरी से कम, एंड प्राइमरी सबसे कम SN1 रिएक्शन देते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हमारा SN1 रिएक्शन के लिए। हमारा एक सिंपल वे चेक करने का इस क्वेश्चन को क्या होगा कि टर्शरी हेलाइड जहां मिलेगा हम उसको ज्यादा बता दें, और सेकेंडरी एंड प्राइमरी में सेकेंडरी को ज्यादा। अब देखते हैं ये दोबारा से फास्टर SN1 रिएक्शन पहले सेट में कौन होगा। ये देखो बच्चों, इस कार्बन पर क्लोरीन लगा है, यहाँ CH3 ग्रुप है, एक CH3 ये है, एक CH ग्रुप ये है, तब इसका मतलब है कि ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, ये टर्शरी होने के कारण। और ये तो सेकेंडरी है, जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है उस कार्बन पर यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये सेकेंड मींस पहले वाला ज्यादा रिएक्टिव है। टर्शरी ज्यादा देते हैं ना SN1, सेकेंडरी कम देते। अब सेकेंड वाला हम चेक कर, सेकेंड में ये देखते हैं जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है उस पर एक अल्काइल ग्रुप ये CH3 और एक ये पूरा अल्काइल ग्रुप, टोटल 1 2 3 5 कार्बन का एक अल्काइल। दैट मींस ये सेकेंडरी। और किससे कंपेयर करना है इसको? प्राइमरी से। जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है इस पर ये CH2, ये प्राइमरी होगी। जिस कार्बन पर क्लोरीन 2 हाइड्रोजन लगे, एक अल्काइल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में तो सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के लिए। अभी हमने डिसाइड किया ये ऑर्डर टर्शरी देन सेकेंडरी। पहले वाले में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे वाले में सेकेंडरी ज्यादा। अब हमें आंसर पर ध्यान देना, यहाँ तो सेकेंडरी दिया है और ये भी सेकेंडरी, ये तो गलत। यहाँ इस केस में तो टर्शरी आना चाहिए, यहाँ चलो सेकेंड तो ठीक है, फर्स्ट वाले में टर्शरी आंसर चाहिए। फर्स्ट में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव, तो बी में है ठीक, बी के फर्स्ट में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव, बी के फर्स्ट में टर्शरी ज्यादा, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी में सेकेंडरी ज्यादा, सेकेंडरी ज्यादा ही वाला। सी में देखो तो टर्शरी नहीं, डी में यहाँ टर्शरी है लेकिन यहाँ प्राइमरी दे दी, तो हमारा आंसर बी करेक्ट निकल रहा है। टर्शरी एंड सेकेंडरी, पहले वाले में टर्शरी, दूसरे वाले में ज्यादा। फाइनल आंसर रिएक्टिविटी का SN1 की रिएक्टिविटी का हमारा आएगा बी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बी हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखो क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? 1 क्लोरोप्रोपेन दिया है, 1 ब्रोमोप्रोपेन दिया है, 2 क्लोरोप्रोपेन दिया है, 2 ब्रोमोप्रोपेन दिया। दो टाइप से यहाँ पर चेंज किया गया है। जो SN1 रिएक्शन है, पहले हम इसे देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या हो। जब भी कभी कोई अल्काइल हैलाइड RH हम लेते हैं और उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है, X हट जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तब R न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। ये तो रिएक्शन हुआ, लेकिन इसका जो वे होगा, जो पाथवे है, मैकेनिज्म है, दैट मींस दो टाइप का, एक SN1 होता है एंड एक SN2। दो तरीके से ये मैकेनिज्म हम कर, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ हम SN1 से SN1 का रिएक्शन जब हम कभी भी कर तो ये टर्शरी में से ज्यादा होता है, उससे कम थोड़ा प्राइमरी होता है, सबसे कम प्राइमरी में होता है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, सबसे ज्यादा सेकेंड टर्शरी में होता है, फिर उससे कम सेकेंडरी में होता है, प्राइमरी। अगर हम कोई हैलाइड लेते तो क्योंकि टर्शरी हैलाइड सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते, टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल हो, इसलिए टर्शरी हैलाइड सबसे आसानी से SN1 देते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन करे, तो न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्शन करेगा तब इस रिएक्शन पूरा हुआ। अब SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी ज्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी, कम प्राइमरी, ये तो किसी एक गिवन हेलोजन के लिए, लेकिन हम हेलोजन भी तो वेरी कर। हेलोजन क्या हो सकता है? हेलोजन RFB हो सकता है, X की जगह में हेलोजन की जगह F लिख, RClB हो सकता है, RBr हो सकता है, RIB। अगर मैं R कॉमन लेता हूं, कॉमन का मतलब है ये प्राइमरी ले रहा हूं तो ये भी प्राइमरी, ये अगर मैं टर्शरी ले रहा हूं तो ये भी टर्शरी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आना चाहिए RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड ये सबसे वीक बॉन्ड होता है, सबसे
बड़ा बॉन्ड होता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा लंबा बॉन्ड, जिसकी वजह से आसानी से ये टूट जाएगा। अगर आसानी से टूट जाएगा तब क्या होगा, तब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आसानी से कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसान। तो दो कंपैरिजन है, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी सबसे ज्यादा ऐसा, और अगर हम हैलाइड वाली साइड से देख तो आयोडाइड सबसे ज्यादा, सबसे कम ब्रोमाइड, क्लोराइड। अब हम चेक कर ए पर आते, 1 क्लोरोप्रोप ये प्राइमरी एंड क्लोराइड, 1 ब्रोमोप्रोपेन ये प्राइम एंड ब्रोमाइड, इन दोनों में से तो ये ज्यादा, इसको हम क्रॉस। अब मैं बी को एंड को कंपेयर, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब है क्लोरीन होने की वजह से ये कम रिएक्टिव है, लेकिन सेकेंडरी होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव SN1 के। अब मैं 2 ब्रोमोप्रोपेन देखता हूं, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन को अगर कंपेयर कर ले तब इस क्या हो, 2 ब्रोमोप्रोपेन बॉन्ड भी वीक है कार्बन ब्रोम, और सेकेंडरी होने के कारण ये सबका से देख प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है SN1, सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी का SN1, सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव अगर टर्शरी होता तो उसका और ज्यादा रिएक्टिव। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्ट 2 क्लोरोप्रोप ज्यादा हो, ठीक है, तो दोनों के सेकेंडरी ब्रोमीन यहाँ ज्यादा है, ज्यादा सेकेंडरी ब्रोमाइड SN1 रिएक्शन आसानी से सबसे ज्यादा देंगे, दैट मीन मोस्ट रिएक्टिव होने चाहिए पेन। इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ रहा है डी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखो क्वेश्चन ये सामने जो स्क्रीन पर है, रिएक्शन ऑफ इथाइल हैलाइड विद एल्कोक्साइड इज कॉल्ड एज, हमारे पास इथाइल हैलाइड है CH3CH2Cl, एक क्लोराइड आयन गिवन, इसको मैं एल्कोक्साइड साथ, एल्कोक्साइड किसे कहते हैं, अल्कोहल का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, RO नेगेटिव को एल्कोक्साइड बोला जाता। अब एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, यहाँ मिथाइल इथाइल में RO नेगेटिव, जब मैं इन दोनों को रिएक्शन करा दूंगा, इथाइल हैलाइड प्राइमरी होता है, जब प्राइमरी हैलाइड से RO नेगेटिव से रिएक्ट है तो कार्बन में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ज्यादा, इसलिए कार्बन से पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ कार्बन पर आएगा और क्लोरीन माइनस हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरफ से, क्लोरीन अच्छा लीविंग है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ आ गया, SN रिएक्शन हो गया, क्या बना, CH3CH2 ऑक्सीजन और ईथर बन गया। ईथर बनाने का एक ये प्रोसेस, जब हम कभी किसी अल्काइल हैलाइड को एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन तब ईथर फॉर्मेशन होती है, और ये नेम रिएक्शन, इसको हम विलियमसन्स ईथर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बी। वुड्स रिएक्शन तो आप जानते हो, RX है प्लस RX, दो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वुड्स सोडियम की प्रेजेंस, ड्राई ईथर होता है, R सिंगल बॉन्ड R, ये तो एल्केन बनता है, और दो अल्काइल हैलाइड। एलिमिनेशन रिएक्शन ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ हमने प्राइमरी लिया, अगर हाँ यहाँ पर टर्शरी होता, ये हैलाइड अगर होता क्लोराइड, तब इसको होना चाहिए था एलिमिनेशन, तब विलियमसन ईथर ना होता, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ से हटता, कैटायन कार्बोकैटायन बनता, ये ऑक्सीजन H को एब्सॉर्ब कर एल्कीन बना। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन है, जब टर्शरी हैलाइड को ले और हमको एल्कोक्साइड आए हैं से एल्कीन प्रोडक्ट, इसलिए एलिमिनेशन भी ये नहीं, क्योंकि ये तो हमें प्राइमरी गिवन है, इथाइल हैलाइड प्राइमरी, तो एलिमिनेशन। कार्बिल अमीन रिएक्शन तो नहीं है ये, कार्बिल अमीन रिएक्शन तो बच्चों वो होता है, हम अमीन लेते हैं प्राइमरी जैसे एनिलीन और उसको रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म CH ऑफ KOH, जब KOH प्रेजेंस में रिएक्शन है तो प्रोडक्ट यहाँ पर बेंजीन NC आइसोनाइट्राइल मिल जाता है, अनप्लेजेंट है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई करने में प्राइमरी है। वेल कार्बिल अमीन रिएक्शन ये नहीं है, इथाइल क्लोराइड में थोड़ा ही होता है हैलाइड कार्बिल। हमारा फाइनल आंसर बच्चों विलियम्स हुआ, में हम आंसर बी